पैसा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही किसी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है तो किसी के अंदर चिंता की एक लकीर गहरी हो जाती है। गांव की मिट्टी से लेकर शहर की ऊंची इमारतों तक हर कोने में पैसे की कोई न कोई कहानी दबी होती है। कोई किसान खेत की मेड़ पर बैठा अपनी फसल की कीमत सोचता है तो कोई बिजनेसमैन शहर के बड़े दफ्तर में शेयर के उतार चढ़ाव पर नजरें टिकाए बैठा होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पैसा बना कैसे? कैसे यह सिक्के और नोट हमारी जिंदगी का हिस्सा बने? क्यों आज दुनिया के हर कोने में पैसा सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरा डर बन चुका है? द असेंट ऑफ मनी किताब में मशहूर इतिहासकार नायल फर्गसन हमें पैसों के इसी अद्भुत सफर पर ले चलते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे पैसे की शुरुआत बार्टर सिस्टम से हुई, कैसे बैंकिंग और कर्ज की नींव रखी गई, कैसे युद्ध, गुलामी, व्यापार और क्रांतियों में पैसे की अहम भूमिका रही। किताब हमें यह भी दिखाती है कि कैसे आर्थिक संस्थाएं और फाइनेंशियल सिस्टम हमारे समाज को बनाते और बिगाड़ते हैं। ये किताब इतिहास की सूखी तारीखों की नहीं, बल्कि उन इमोशंस, उन फैसलों और उन ख्वाहिशों की कहानी है जो इंसान को पैसे के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती हैं। और इस ऐतिहासिक और आर्थिक सफर को हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जो न सिर्फ किताबों को आवाज देता है बल्कि आपको आपके ही जुबान में वो बातें सुनाता है जो सीधे दिल में उतरती हैं। हमारा चैनल सिर्फ एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि एक पुल है जो शहर के शोर और गांव की खामोशी के बीच जुड़ा हुआ है। यहाँ वो लोग भी सुनते हैं जो खेतों में काम करते हुए मोबाइल की धीमी आवाज में ज्ञान बटोरते हैं, और वो भी जो ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हुए एक नई सोच की तलाश में होते हैं। हम मानते हैं कि ज्ञान किसी एक वर्ग या एक जगह की चीज नहीं है। किताबें हर किसी की अमानत हैं। चाहे आप राजस्थान के किसी गांव में बैठकर सुन रहे हों या मुंबई के किसी फ्लैट की बालकनी में, ये आवाज आपकी अपनी है। हम आपकी भाषा में, आपके लहजे में, आपके अनुभवों से जुड़ते हुए हर किताब को जीवंत करते हैं। ये चैनल है गांव की ईमानदारी और शहर की समझदारी का मेल। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, यहाँ कहानियां जिंदा होती हैं, सोच बदलती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब सीखने वाले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैसा और इतिहास की इस गहराई में उतरने वाली एक अनोखी यात्रा, नायल फर्गसन की किताब द असेंट ऑफ मनी के साथ। सिर्फ यहीं आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हर आवाज में है गांव की मिट्टी की खुशबू और शहर की हवा की रफ्तार। चैप्टर 1, ड्रीम्स ऑफ एवरिस। पैसे की चाह कोई नई बात नहीं है। इंसान के अंदर अमीर बनने की लालसा तब से है जब से उसने समाज बनाना शुरू किया। लेकिन जब यह चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो लालच बन जाती है। इस पहले चैप्टर में नायल फर्ग्यूसन हमें दिखाते हैं कि कैसे पैसे का सपना जब हद से पार जाता है तो वह सिर्फ तरक्की नहीं लाता, तबाही भी साथ लाता है। कहानी शुरू होती है स्पेन से। 16वीं सदी का स्पेन, जिसे नई दुनिया यानी अमेरिका से बेहिसाब चांदी और सोना मिल रहा था। उस समय स्पेनिश जहाज समुद्र पार करके लाखों टन कीमती धातुएं ला रहे थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि किसी देश के पास इतनी दौलत है कि अब उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन इसी जगह से एक बड़ा आर्थिक पाठ भी शुरू होता है। इतना सारा सोना चांदी आने के बावजूद स्पेन की जनता समृद्ध नहीं हुई। महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी की हालत पहले से भी बदतर हो गई। उत्पादन घट गया क्योंकि हर कोई खजाने की तलाश में लगा रहा, और अंत में हुआ ये कि स्पेन की आर्थिक नींव ढह गई। नायल फर्ग्यूसन इस उदाहरण से हमें यह समझाते हैं कि पैसा अगर सही तरीके से न इस्तेमाल किया जाए तो वह देश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल सकता है। सिर्फ खजाना भर लेने से समृद्धि नहीं आती। असली अमीरी उस सिस्टम से आती है जो पैसे को स्थिरता और समझदारी से चलाए। इसीलिए फर्ग्यूसन हमें अगले उदाहरण में फ्लोरेंस के मशहूर मेडिची परिवार की कहानी सुनाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने आधुनिक बैंकिंग की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं जोड़ी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस पर लोग भरोसा कर सकें। उस दौर में बैंक चलाना आसान नहीं था। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी। जो कुछ भी था वो था वादा, भरोसा और उस भरोसे को निभाने का साहस।
मेडिची परिवार ने कर्ज देना, ब्याज पर पैसा लगाना और खातों का हिसाब किताब रखना शुरू किया। उन्होंने व्यापार को नई दिशा दी, जहां पैसा अब सिर्फ सोने की थैली में नहीं बल्कि शब्दों, लिखित वादों और सामाजिक संबंधों में बहता था। फर्ग्यूसन इस चैप्टर में एक और अहम बात बताते हैं कि लालच, जिसे अक्सर बुरा कहा जाता है, असल में तरक्की का इंजन भी बन सकता है। अगर वो नियंत्रित हो, दिशा में हो, तो वही लालच इनोवेशन को जन्म देता है। पर जब लालच बेलगाम हो जाता है, जब वो बस खुद के लिए सब कुछ खींच लेने की कोशिश करता है, तब वही विनाश का कारण बनता है। इस चैप्टर में हमें पैसों की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाता है। साहित्य, नाटक, कहावतें, सब जगह पैसों और लालच का जिक्र आता है। शेक्सपियर से लेकर डिकेंस तक सभी लेखकों ने इस भाव को अपने अपने तरीके से दर्शाया है। अ क्रिसमस कैरल में स्क्रूज जैसे किरदार हों या द मर्चेंट ऑफ वेनिस का शाइलॉक, ये सब हमें पैसों से जुड़े नैतिक सवालों से टकराने पर मजबूर करते हैं। चैप्टर का सबसे गहरा संदेश ये है कि पैसा अकेले में कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान उसे किस तरह से समझता है, किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है और उसमें कितना भरोसा करता है। जब तक पैसा भरोसे से जुड़ा है, तब तक वह तरक्की ला सकता है। लेकिन अगर वो बस एक लालच बन जाए, एवरिस, तो वो इतिहास को तबाह कर सकता है। ड्रीम्स ऑफ एवरिस एक ऐसा आईना है जिसमें हम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अपनी मौजूदा मानसिकता को भी देख सकते हैं। आज भी जब कोई शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे निवेश करता है, जब कोई जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखाधड़ी में फंस जाता है, या जब देश की अर्थव्यवस्था नकली अमीरी की तस्वीरें दिखाकर लोगों को भ्रम में रखती है, तो वो कहीं ना कहीं इसी चैप्टर की बात दोबारा दोहरा रही होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। और समझ वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने लालच को पहचानें, इतिहास से सबक लें और एक स्थायी, ईमानदार और मजबूत आर्थिक सोच की तरफ बढ़ें। यही है ड्रीम्स ऑफ एवरिस का असली सार। चैप्टर 2 ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। इस अध्याय का शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज यानी इंसानी बंधन। लेकिन यहां बात किसी रिश्ते या गुलामी की नहीं बल्कि उस सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली बंधन की है, आरण यानी डेट। इस चैप्टर में नायल फर्ग्यूसन हमें उस सफर पर ले चलते हैं जहां हम समझते हैं कि कैसे इंसान और समाज कर्ज से बंधते गए और कैसे ये बंधन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनता गया। शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी सवाल से, क्या कर्ज बुरा होता है, या फिर कर्ज के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। जब हम इतिहास में पीछे झांकते हैं तो पाते हैं कि सभ्यता की नींव रखने में कर्ज की एक अहम भूमिका रही है। आज हम जिस मॉडर्न इकोनॉमी को जानते हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें जैसे बैंकिंग, निवेश, क्रेडिट कार्ड, सरकारी बजट, ये सब कर्ज के विचार पर टिकी हुई हैं। फर्ग्यूसन हमें बताते हैं कि आरण की अवधारणा कब और कैसे शुरू हुई। प्राचीन काल में व्यापारिक रिश्ते सीधे वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बड़ा होता गया और लेन देन में जटिलताएं बढ़ीं, लोगों ने उधार की अवधारणा को अपनाया। सबसे पहले मेसोपोटामिया और बाबिलोनिया जैसी सभ्यताओं में लोगों ने आर्ण लेना और देना शुरू किया, जिसके लिए नियम कायदे भी बनाए गए। हैमुराबी की संहिता जैसी ऐतिहासिक दस्तावेजों में कर्ज से जुड़े नियम साफ साफ लिखे गए थे। फर्ग्यूसन खास तौर पर बताते हैं कि कर्ज को केवल आर्थिक लेन देन के रूप में देखना इसकी पूरी तस्वीर नहीं है। कर्ज असल में भविष्य की उम्मीदों पर आधारित एक समझौता है। जब कोई बैंक आपको पैसा देता है तो वह सिर्फ आपके पास मौजूद संपत्ति नहीं बल्कि आपके आने वाले समय की कमाई पर भरोसा करता है। यही वजह है कि फाइनेंस और विश्वास का रिश्ता इतना गहरा है। बिना विश्वास कर्ज की दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। इस अध्याय में एक और जरूरी मोड़ आता है, बॉन्ड्स का। फर्ग्यूसन बताते हैं कि बॉन्ड्स कैसे सरकारों और राजाओं द्वारा कर्ज उठाने का एक साधन बने। खासकर युद्धों के समय में जब तुरंत बड़ी राशि की जरूरत होती थी तो सरकारें जनता से पैसा उधार लेती थीं। एक वादा करती थीं कि निश्चित समय के बाद ब्याज सहित वापस करेंगी।
सबसे मशहूर उदाहरण आता है 17वीं सदी के डच गणराज्य और फिर ब्रिटेन का, जिन्होंने बॉन्ड्स के जरिए न केवल युद्ध जीते बल्कि स्थायी वित्तीय संस्थाएं खड़ी की। इससे एक स्थिर आर्थिक मॉडल बना जिसमें सरकारें जवाबदेह बनती थीं और लोग निवेशक। फर्ग्यूसन एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और उसमें आर्थिक अस्थिरता की भूमिका। फ्रांस की सरकार जब अपने कर्ज चुकाने में असफल रही तो वहां की मुद्रा की वैल्यू गिर गई, जनता का विश्वास खत्म हुआ और पूरा देश आर्थिक संकट में डूब गया। ये दिखाता है कि जब कर्ज के ऊपर भरोसे की नींव हिलती है तो पूरी व्यवस्था डगमगाने लगती है। लेकिन इसी के साथ फर्ग्यूसन ये भी समझाते हैं कि कर्ज केवल संकट की कहानी नहीं है। अमेरिका जैसे देश ने भी अपने शुरुआती दिनों में भारी कर्ज उठाया, लेकिन उन्होंने उस पैसे का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने, व्यापार को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में किया। यानी अगर कर्ज समझदारी से लिया और चुकाया जाए तो वो समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस चैप्टर में एक बेहद दिलचस्प बात यह भी सामने आती है कि कैसे व्यक्ति विशेष भी कर्ज के जाल में उलझ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, लोन, EMI, ये सब आज की दुनिया में आम शब्द हैं, लेकिन इनका जड़ बहुत गहराई में है। कर्ज इंसान को आज कुछ पाने की सहूलियत देता है, लेकिन वह कल की जिम्मेदारी भी साथ लाता है। ये एक ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं, लेकिन इंसान की हर योजना, हर फैसले और हर सपने पर असर डालता है। चैप्टर के अंत में फर्ग्यूसन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम कर्ज के मालिक हैं या गुलाम? क्या हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करते हैं या धीरे धीरे उसी कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं? ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज हमें यह समझाता है कि कर्ज को ना तो पूरी तरह बुरा कहा जा सकता है और ना ही आंख मूंद कर अपनाया जा सकता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो इंसान को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। फर्क बस इस बात का है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह अध्याय पैसे की उस अदृश्य डोर को उजागर करता है जिससे हम सब कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, कभी किसी बैंक से, कभी सरकार से और कभी खुद से किए गए वादों से। चैप्टर 3 ब्लोइंग बबल्स आर्थिक इतिहास की सबसे चौंकाने वाली और विनाशकारी घटनाओं में से एक है बबल्स का बनना और फूटना। नायल फर्ग्यूसन इस अध्याय में हमें आर्थिक बुलबुले, इकोनॉमिक बबल्स की गहराई में ले जाकर बताते हैं कि किस तरह उम्मीदों, भ्रम और लालच के मेल से एक नकली अमीरी पैदा होती है जो कुछ समय के लिए तो चकाचौंध भरी होती है, लेकिन अंत में जमीन पर गिरकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। इस अध्याय की शुरुआत होती है 17वीं सदी के नीदरलैंड्स से, जहां दुनिया का पहला प्रलेखित आर्थिक बबल बना, डच ट्यूलिप मेनिया। उस दौर में ट्यूलिप का फूल महज बागवानी की चीज नहीं था, बल्कि एक सामाजिक प्रतीक बन चुका था। ट्यूलिप के दुर्लभ रंगों और पैटर्न्स ने अमीर वर्ग को इतना आकर्षित किया कि उसकी मांग बेकाबू हो गई। लोग ट्यूलिप बल्ब्स को महंगी कीमतों पर खरीदने लगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें फूल पसंद थे, बल्कि इस उम्मीद में कि कल कोई और उससे भी ज्यादा कीमत चुकाएगा। यहां से एक चेन शुरू होती है, बढ़ती कीमतें और भी बढ़ती उम्मीदें। कुछ समय बाद हालत ये हो गई कि एक ट्यूलिप बल्ब की कीमत एम्स्टर्डम के एक आलीशान घर के बराबर हो गई। लेकिन जैसे ही लोगों को इस खरीदारी की असलियत समझ आई, पूरा बाजार ढह गया। जिन लोगों ने अपनी जमीनें, गहने और जमा पूंजी ट्यूलिप में लगा दी थी, वो सब कुछ खो बैठे। इस बबल का फटना एक चेतावनी थी कि जब कीमतें तर्क नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित हो जाएं, तो तबाही तय है। इसके बाद फर्ग्यूसन हमें 18वीं सदी के साउथ सी बबल की तरफ ले जाते हैं। साउथ सी कंपनी ब्रिटिश सरकार की तरफ से बनाई गई एक कंपनी थी जिसे दक्षिण अमेरिका के साथ व्यापार के विशेष अधिकार मिले थे। यह सुनते ही देश भर में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि ये कंपनी उन्हें रातों रात अमीर बना देगी। इसके शेयर बेचने के लिए झूठे वादे किए गए, राजनीतिक प्रचार हुआ और सभी वर्गों के लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन जैसे लोग भी इस बबल का हिस्सा बने। उन्होंने भी शेयर खरीदे और मुनाफा कमाया, लेकिन जल्द ही उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपने शेयर बेच दिए।
लेकिन फिर भी थोड़े समय बाद लालच के फेर में वो दोबारा इसमें कूद पड़े और सब कुछ गंवा बैठे। बाद में उन्होंने कहा था, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ मैन। यानी मैं आकाशीय पिंडों की गति तो माप सकता हूं, लेकिन इंसानी पागलपन को नहीं। यह लाइन आर्थिक बबल्स की सबसे गहरी सच्चाई को दर्शाती है। फर्ग्यूसन फिर हमें 20वीं सदी की शुरुआत में लेकर जाते हैं। ईयर 1929 में जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, शेयर बाजार में वर्षों से तेजी चल रही थी। लोगों को लगने लगा था कि अब कोई घाटा संभव ही नहीं। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक शेयरों में पैसा लगा रहे थे। लेकिन जब बाजार ने पलटी मारी तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस क्रैश के बाद आई ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया। ये बबल केवल अमेरिका की कहानी नहीं थी, बल्कि वैश्विक स्तर पर डर, भूख और असुरक्षा का प्रतीक बन गई थी। ईयर 2000 में आया .com बबल, जिसने टेक्नोलॉजी सेक्टर को हिला दिया। उस समय इंटरनेट को लेकर इतनी दीवानगी थी कि हर वो कंपनी जिसके नाम में .com था, उसका शेयर आसमान छूने लगा। फिर चाहे कंपनी के पास प्रोडक्ट हो या ना हो, मुनाफा हो या ना हो, निवेशकों को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ ही सालों में ये भ्रम टूट गया। कंपनियां बंद होने लगीं, निवेशकों का पैसा डूब गया और टेक्नोलॉजी पर से भरोसा उठने लगा। इसके बाद आता है अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक बबल, हाउसिंग बबल ऑफ ईयर 2008। अमेरिका में घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। बैंकों ने ज्यादा मुनाफे के लिए ऐसे लोगों को भी होम लोन देना शुरू कर दिया जिनके पास न नौकरी थी, न सेविंग, न चुकाने की क्षमता। कर्ज के इन टुकड़ों को एक साथ बांधकर उन्हें सिक्योरिटीज के रूप में बेचा जाने लगा। जब घरों की कीमतें गिरने लगीं तो ये पूरा तंत्र फट गया। हजारों बैंक डूब गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए और दुनिया ने एक बार फिर देखा कि आर्थिक बबल कितना विनाशकारी हो सकता है। फर्ग्यूसन बताते हैं कि बबल्स महज आर्थिक घटनाएं नहीं होती, ये इंसान की मानसिकता की परछाइयां होती हैं। वे लालच, भीड़ का दबाव, अधूरी जानकारी और अनियंत्रित आत्मविश्वास से बनती हैं। ये वो दौर होते हैं जब लोग सवाल नहीं करते, सोचते नहीं, बस दौड़ते हैं उस सोने की चमक के पीछे जो असल में धुआं होती है। चैप्टर 4, द रिटर्न ऑफ रिस्क। इस अध्याय में नायल फर्ग्यूसन हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिससे अधिकतर लोग बचना चाहते हैं। रिस्क यानी जोखिम। इंसान हमेशा से सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है और भविष्य को लेकर भरोसा चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे की दुनिया में जोखिम कभी गायब नहीं होता। वो केवल बदलता है, रूप बदलता है और फिर नए चेहरों में वापस लौट आता है। इसी वापसी को फर्ग्यूसन ने इस अध्याय में गहराई से बताया है, द रिटर्न ऑफ रिस्क। इस चैप्टर की शुरुआत होती है बीमा की अवधारणा से, एक ऐसा सिस्टम जो जोखिम को पहचानता है, उसका आकलन करता है और उसे फैलाकर संभालने की कोशिश करता है। बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में लॉयड्स ऑफ लंदन नाम की संस्था ने समुद्री जहाजों को बीमा देना शुरू किया था। जहाज समुद्र में जाते थे और हमेशा इस खतरे में रहते थे कि वे लौटेंगे या नहीं। एक दुर्घटना सब कुछ डुबो सकती थी। ऐसे में बीमा एक आर्थिक समाधान बनकर उभरा, जिससे न केवल व्यापारी बल्कि पूरे समाज को जोखिम के खिलाफ सुरक्षा मिली। फर्ग्यूसन बताते हैं कि बीमा कोई चैरिटी नहीं है, यह एक बहुत ही वैज्ञानिक गणना है जो आंकड़ों, संभावना और सांख्यिकी पर आधारित होती है। बीमा कंपनियां नफे नुकसान का आकलन करके ही प्रीमियम तय करती हैं। जितना अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम। और इसी सिस्टम ने मॉडर्न दुनिया को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब व्यापारी डरते नहीं, खोजी लोग सीमाएं पार करते हैं और निवेशक नए आइडियाज में पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें बीमा का सहारा है। इसके बाद फर्ग्यूसन हमें आधुनिक जोखिम प्रबंधन की ओर ले जाते हैं। डेरिवेटिव्स, हेजिंग, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जैसे जटिल वित्तीय उपकरणों की दुनिया में। 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ने जोखिम को कम करने के लिए नए नए टूल्स बनाए। उद्देश्य था संभावित घाटे से बचाव। लेकिन जैसे जैसे ये उपकरण बड़े हुए, वैसे वैसे इनका इस्तेमाल जोखिम को समझदारी से कम करने के बजाय
ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया जाने लगा। फर्ग्यूसन कहते हैं कि असली खतरा तब पैदा होता है जब लोग यह मानने लगते हैं कि उन्होंने जोखिम को हटा दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि जोखिम को हटाया नहीं जा सकता, उसे केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ईयर 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय बैंक, निवेश फर्म्स और बीमा कंपनियां इस भ्रम में थीं कि उन्होंने डिफॉल्ट रिस्क को बांटकर खत्म कर दिया है, लेकिन जब अमेरिका में घरों की कीमतें गिरीं तो कर्ज डूबने लगे और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में हलचल मच गई। लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गईं। AIG, जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी मानी जाती थी, उसे सरकार ने बेल आउट दिया। इस संकट ने दिखाया कि जोखिम जितना छिपा होता है उतना ही खतरनाक होता है, और जब वह वापस लौटता है तो बिना चेतावनी के आता है और सबसे पहले उन्हीं को गिराता है जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बिंदु यह है कि फर्ग्यूसन जोखिम को केवल आर्थिक शब्दों में नहीं देखते, वे इसे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक संदर्भों में भी समझाते हैं। जब एक समाज हर निर्णय को सुरक्षित बनाने की कोशिश करता है तो वह नवाचार, प्रयोग और तरक्की की संभावना को भी मार देता है। जोखिम उठाना किसी सीमा तक जरूरी है, क्योंकि बिना जोखिम के कोई खोज संभव नहीं, कोई सुधार संभव नहीं। फर्ग्यूसन ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का भी उल्लेख करते हैं। यह एक गणितीय फॉर्मूला था जो वित्तीय बाजारों में ऑप्शंस की कीमत तय करने में क्रांतिकारी साबित हुआ, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसे एक जादुई समाधान मान लिया, उन्होंने अपनी समझ और विवेक को एक फॉर्मूला के हवाले कर दिया, और यही अंधविश्वास आगे चलकर बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बना। चैप्टर के अंत में नायल फर्ग्यूसन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम जोखिम से सच में भाग सकते हैं, या क्या हमें जोखिम को समझना, अपनाना और सही जगह बांटना सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य भविष्य के प्रति अनिश्चित रहेगा, तब तक जोखिम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे देखते हैं, डरकर या समझदारी से। द रिटर्न ऑफ रिस्क एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शक भी। यह बताता है कि बीमा और फाइनेंशियल टूल्स इंसानी तरक्की के अहम हिस्से हैं, लेकिन जब इनका उपयोग अंधविश्वास, लालच या अहंकार से किया जाता है तो वही उपकरण तबाही का कारण बन जाते हैं। चैप्टर 5 सेफ एज हाउसेस। इस अध्याय में नायल फर्ग्यूसन उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे दुनिया भर में पीढ़ियों से सच मान लिया गया है कि घर में निवेश सबसे सुरक्षित निवेश होता है। यह वाक्य आपने अपने माता पिता से सुना होगा, अपने पड़ोसी से या किसी भी बुजुर्ग से जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई एक मकान या जमीन में लगा दी। लेकिन सेफ एज हाउसेस अध्याय हमें दिखाता है कि रियल एस्टेट हमेशा सुरक्षित नहीं होता, और कभी-कभी यही सबसे बड़ा जोखिम भी बन जाता है। फर्ग्यूसन सबसे पहले हमें यह समझाते हैं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप यानी घर का मालिक होना आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक कैसे बना। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे विकसित देशों में यह विचार तेजी से फैला कि हर नागरिक को एक घर का मालिक बनना चाहिए। यह विचार न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रचारित हुआ। सरकारों ने मॉर्गेज सिस्टम्स को आसान बनाया, सब्सिडी दी और हाउसिंग को राष्ट्रीय विकास का प्रतीक बना दिया। लेकिन यहीं से एक लंबी और धीमी आर्थिक अस्थिरता की बुनियाद भी रखी गई, क्योंकि अब घर केवल रहने की जगह नहीं था, वह एक एसेट बन गया। और जैसे ही कोई चीज एसेट बनती है, उसका व्यापार होने लगता है। लोग अब घर को एक ऐसी चीज के रूप में देखने लगे जिसे सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। यही सोच हाउसिंग बबल्स को जन्म देती है। फर्ग्यूसन हमें ईयर 2008 के हाउसिंग कोलैप्स की ओर ले जाते हैं, जो इतिहास का सबसे बड़ा सबक है इस भ्रम के खिलाफ कि घर की कीमतें कभी नहीं गिरती। अमेरिका में खासकर बैंकों ने बहुत ही आसान शर्तों पर घर खरीदने के लिए लोन देना शुरू कर दिया, जिसे कहा जाता है सब प्राइम मॉर्गेजेस, यानी ऐसे लोगों को लोन दिया गया जिनकी कमाई स्थिर नहीं थी, क्रेडिट स्कोर खराब था और जिनके पास किसी भी आर्थिक झटके को सहने की क्षमता नहीं थी। बैंकों ने यह सोचकर कि घर की कीमतें बढ़ती ही रहेंगी, इन लोन को एकजुट करके सिक्योरिटीज बना दी।
जिन्हें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बेचा गया। इसे कहा गया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। घरों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थीं, लोग लोन लेकर घर खरीद रहे थे और बैंक भारी मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट शुरू हुई, सब कुछ उल्टा हो गया। लोग अपने लोन की किश्तें नहीं चुका पा रहे थे, बैंक उनके घर जब्त कर रहे थे, लेकिन वे घर भी अब बिक नहीं रहे थे। जो संपत्ति सेफ एज हाउसेज मानी जाती थी, वह एक बोझ बन गई। दुनिया भर के निवेशकों का पैसा डूब गया, बैंकों पर ताले लगने लगे। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स जैसे विशाल वित्तीय संस्थान धराशायी हो गए, सरकारों को बेल आउट देने पड़े, और यह संकट अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इसमें डूब गई। फर्ग्यूसन यह बताते हैं कि यह सब सिर्फ लालच से नहीं हुआ, यह हुआ एक मिथक के कारण जिसे पीढ़ियों से दोहराया गया। घर की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट भी किसी और एसेट की तरह ही चक्रों में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब सभी लोग यह मानने लगे कि इस बार चीजें अलग हैं, कि अब कीमतें कभी नहीं गिरेंगी, तो समझ लीजिए कि बबल बनने ही वाला है। इस अध्याय में वे ब्रिटेन और जापान जैसे देशों का उदाहरण भी देते हैं, जहां रियल एस्टेट की कीमतें ईयर 1989 से गिरती गईं और कई वर्षों तक उठ नहीं पाईं। जापान में तो मकानों की कीमतें इतने नीचे आ गईं कि लोग घर खरीदने से डरने लगे। यह दिखाता है कि यह संकट कोई क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक प्रवृत्ति है। फर्ग्यूसन यह भी समझाते हैं कि घर को एसेट मानना क्यों खतरनाक है। जब हम घर को एक व्यापारिक चीज बना देते हैं, तो उसकी असल उपयोगिता यानी रहने की जगह पीछे छूट जाती है। इससे स्पेकुलेटिव बिहेवियर बढ़ता है। लोग जरूरत से ज्यादा उधार लेकर कई मकान खरीदते हैं, उन्हें किराए पर चढ़ाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आगे कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन जब बाजार गिरता है, तो ये पूरा सिस्टम भर भरा कर गिर पड़ता है। इस अध्याय का एक और गहरा पक्ष यह है कि जब हाउसिंग सिस्टम ढहता है, तो उसका असर केवल निवेशकों पर नहीं होता, इसका असर सबसे ज्यादा आम जनता पर होता है। वे लोग जो नौकरी में हैं, जिनकी कमाई सीमित है और जो अपने परिवार के लिए एक स्थिर जीवन चाहते हैं, वे सबसे पहले प्रभावित होते हैं। उनके घर की कीमत गिरती है, उनका लोन सिर पर चढ़ता है और अक्सर वे घर खो देते हैं। चैप्टर 5 सेफ एज हाउसेज। इस अध्याय में नायल फर्ग्यूसन उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे दुनिया भर में पीढ़ियों से सच मान लिया गया है, कि घर में निवेश सबसे सुरक्षित निवेश होता है। यह वाक्य आपने अपने माता पिता से सुना होगा, अपने पड़ोसी से या किसी भी बुजुर्ग से जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई एक मकान या जमीन में लगा दी। लेकिन सेफ एज हाउसेज अध्याय हमें दिखाता है कि रियल एस्टेट हमेशा सुरक्षित नहीं होता और कभी-कभी यही सबसे बड़ा जोखिम भी बन जाता है। फर्ग्यूसन सबसे पहले हमें यह समझाते हैं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप यानी घर का मालिक होना आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक कैसे बना। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे विकसित देशों में यह विचार तेजी से फैला कि हर नागरिक को एक घर का मालिक बनना चाहिए। यह विचार न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रचारित हुआ। सरकारों ने मॉर्गेज सिस्टम्स को आसान बनाया, सब्सिडी दी और हाउसिंग को राष्ट्रीय विकास का प्रतीक बना दिया। लेकिन यहीं से एक लंबी और धीमी आर्थिक अस्थिरता की बुनियाद भी रखी गई, क्योंकि अब घर केवल रहने की जगह नहीं था, वह एक एसेट बन गया। और जैसे ही कोई चीज एसेट बनती है, उसका व्यापार होने लगता है। लोग अब घर को एक ऐसी चीज के रूप में देखने लगे जिसे सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। यही सोच हाउसिंग बबल्स को जन्म देती है। फर्ग्यूसन हमें ईयर 2008 के हाउसिंग कोलैप्स की ओर ले जाते हैं, जो इतिहास का सबसे बड़ा सबक है इस भ्रम के खिलाफ कि घर की कीमतें कभी नहीं गिरती। अमेरिका में खासकर बैंकों ने बहुत ही आसान शर्तों पर घर खरीदने के लिए लोन देना शुरू कर दिया, जिसे कहा जाता है सब प्राइम मॉर्गेजेस, यानी ऐसे लोगों को लोन दिया गया जिनकी कमाई स्थिर नहीं थी, क्रेडिट स्कोर खराब था और जिनके पास किसी भी आर्थिक झटके को सहने की क्षमता नहीं थी।
बैंकों ने यह सोचकर कि घर की कीमतें बढ़ती ही रहेंगी, इन लोन को एकजुट करके सिक्योरिटीज बना दी, जिन्हें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बेचा गया। इसे कहा गया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। घरों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थीं, लोग लोन लेकर घर खरीद रहे थे और बैंक भारी मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट शुरू हुई, सब कुछ उल्टा हो गया। लोग अपने लोन की किश्तें नहीं चुका पा रहे थे, बैंक उनके घर जब्त कर रहे थे, लेकिन वे घर भी अब बिक नहीं रहे थे। जो संपत्ति सेफ एज हाउसेज मानी जाती थी, वह एक बोझ बन गई। दुनिया भर के निवेशकों का पैसा डूब गया, बैंकों पर ताले लगने लगे। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स जैसे विशाल वित्तीय संस्थान धराशायी हो गए, सरकारों को बेल आउट देने पड़े, और यह संकट अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इसमें डूब गई। फर्ग्यूसन यह बताते हैं कि यह सब सिर्फ लालच से नहीं हुआ, यह हुआ एक मिथक के कारण जिसे पीढ़ियों से दोहराया गया। घर की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट भी किसी और एसेट की तरह ही चक्रों में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब सभी लोग यह मानने लगे कि इस बार चीजें अलग हैं, कि अब कीमतें कभी नहीं गिरेंगी, तो समझ लीजिए कि बबल बनने ही वाला है। इस अध्याय में वे ब्रिटेन और जापान जैसे देशों का उदाहरण भी देते हैं, जहां रियल एस्टेट की कीमतें ईयर 1989 से गिरती गईं और कई वर्षों तक उठ नहीं पाईं। जापान में तो मकानों की कीमतें इतने नीचे आ गईं कि लोग घर खरीदने से डरने लगे। यह दिखाता है कि यह संकट कोई क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक प्रवृत्ति है। फर्ग्यूसन यह भी समझाते हैं कि घर को एसेट मानना क्यों खतरनाक है। जब हम घर को एक व्यापारिक चीज बना देते हैं, तो उसकी असल उपयोगिता यानी रहने की जगह पीछे छूट जाती है। इससे स्पेकुलेटिव बिहेवियर बढ़ता है। लोग जरूरत से ज्यादा उधार लेकर कई मकान खरीदते हैं, उन्हें किराए पर चढ़ाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आगे कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन जब बाजार गिरता है, तो ये पूरा सिस्टम भर भरा कर गिर पड़ता है। इस अध्याय का एक और गहरा पक्ष यह है कि जब हाउसिंग सिस्टम ढहता है, तो उसका असर केवल निवेशकों पर नहीं होता, इसका असर सबसे ज्यादा आम जनता पर होता है। वे लोग जो नौकरी में हैं, जिनकी कमाई सीमित है और जो अपने परिवार के लिए एक स्थिर जीवन चाहते हैं, वे सबसे पहले प्रभावित होते हैं। उनके घर की कीमत गिरती है, उनका लोन सिर पर चढ़ता है और अक्सर वे घर खो देते हैं। तो ये था द असेंट ऑफ मनी का एक चैप्टर, जो हमें सिर्फ पैसों की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये बताता है कि इंसानी सभ्यता, रिश्ते, युद्ध, भरोसे और सपनों की जड़ें किस तरह पैसों से जुड़ी हैं। नायल फर्ग्यूसन की इस किताब ने हमें वो नजरिया दिया जो अक्सर स्कूल की किताबों या अखबार की हेडलाइंस में नहीं मिलता। अब अगली बार जब आप किसी सिक्के की खनक या नोट की चमक देखें, तो उसके पीछे की सदियों पुरानी कहानी को जरूर याद रखें। और अब कुछ बातें अपने हिंदी ऑडियो बुक परिवार से। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं है, ये एक आवाज है जो शहर की भागती ट्रैफिक के बीच रेड लाइट पर खड़े इंसान से लेकर गांव की पगडंडी पर चलते किसान तक सबके कानों में धीरे से उतरती है। यहाँ हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं, आपकी अपनी जुबान में, उस लहजे में जिसमें आपकी माँ ने आपको कहानियां सुनाई होंगी, उस सादगी में जो किसी मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसी लगती है। चाहे आप दिल्ली की मेट्रो में बैठे हों या पंजाब की किसी बस स्टैंड पर खड़े, चाहे आप मुंबई की लोकल पकड़ने निकले हों या उत्तर प्रदेश की किसी छोटी चाय दुकान पर रेडियो से आवाज सुन रहे हों, हमारा मकसद एक ही है, हर किताब को उस अंदाज में सुनाना जो आपके दिल को छू जाए। हम उन लोगों के लिए हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता, उनके लिए जो पढ़ना जानते हैं लेकिन किताबें खरीद नहीं सकते, और उनके लिए भी जो अपने दिन की शुरुआत ज्ञान से करना चाहते हैं लेकिन अखबारों से ऊब चुके हैं। यह चैनल गांव की चौपाल की तरह है, जहां हर कोई आता है, बैठता है, सुनता है और कुछ सच्चा लेकर लौटता है। यहां किताबें किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल की दीवारों में नहीं बंधी हैं, वो खेतों के रास्तों पर, फैक्ट्रियों की शिफ्टों के बीच और घर की रसोई में भी बहती हैं। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो,
अगर इन कहानियों ने आपकी सोच को जरा भी छुआ हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली किताब, अगला सफर, अगला विचार शायद वही हो जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हर किताब बोलती है आपकी भाषा में। शहर की रफ्तार और गांव की रूह दोनों को साथ लेकर चलने वाला आपका अपना ज्ञान साथी।